सर किसमें किसमें सर? सॉलिबिलिटी और pH में। सॉलिबिलिटी एंड pH में। सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सॉलिबिलिटी और pH में, सॉलिबिलिटी और pH पूछ रहे हैं इनवर्सली। इनवर्सली। आदित्य आप बताइए कि सॉलिबिलिटी ऑफ गैस और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है? आदित्य। सर डायरेक्टली। सॉलिबिलिटी और ये टेम्परेचर में हम पूछ रहे हैं, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस एंड टेम्परेचर। सर इनवर्सली है। हाँ इनवर्सली। इसका मतलब क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ने पे गैस ज्यादा घुलेगा या कम घुलेगा? टेम्परेचर बढ़ेगा तो सर कम खुलेगा। हाँ कम घुलेगा। देखिए चलिए ठीक है। अब इसमें आगे जो है वो हम लोग बढ़ते हैं। तो जैसा कि पिछला क्लास में बताया गया था आपको, एक बार थोड़ा सा एनालिसिस पिछले क्लास का दोहरा देते हैं। लास्ट क्लास में आपको बताया गया था कि हेनरी लॉ बताया गया था। तो हेनरी लॉ का स्टेटमेंट था मोल, ये आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट आया था KH। KH को कहा जाता है हेनरी लॉ कांस्टेंट। यहाँ ये जो KH है इसको हम लोग हेनरी लॉ कांस्टेंट बोलते हैं। फिर इसमें बताया गया था कि KH के बारे में कि KH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और वैल्यू ऑफ KH डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस। मतलब नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड कर रहा है और आपको ये टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर बताया गया कि यदि हम प्रेशर ऑफ गैस और इन दोनों में मतलब प्रेशर ऑफ गैस को कांस्टेंट कर दें, मतलब इसको कांस्टेंट कर दें, तो KH और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH। तो मोल फ्रैक्शन को हम लोग कंसीडर कर लिए, और चूंकि मोल फ्रैक्शन जो है वो मोल ऑफ गैस बताता है, तो इसको जस्ट हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं, ये सॉलिबिलिटी के टर्म में इसको हम लोग कंसीडर करते हैं। मतलब मोल फ्रैक्शन को सॉलिबिलिटी मान लिए। तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH, और KH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। तो इस स्टेटमेंट को यहाँ अप्लाई करके हम लोग सॉलिबिलिटी और गैस और टेम्परेचर में रिलेशन लाएंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। सॉलिबिलिटी ऑफ गैस और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होगा, तो इनवर्सली का। मतलब हायर द टेम्परेचर लोअर विल बी सॉलिबिलिटी। आई बात समझ में? हायर द टेम्परेचर लोअर विल बी सॉलिबिलिटी। अब जो है इसमें आप ये सवाल जो है वो थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो सवाल में सबसे पहले आप एनसीईआरटी का इंडेक्स ओपन कीजिए। आगे बढ़ने से पहले एनसीईआरटी को चेक कर लेते हैं। तो एनसीईआरटी में आप जो है वो सवाल नंबर 2.6 पे चलिए, और 2.6 के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो हम लोग को सालू बताएंगे। चलिए सालू बताइए। एनसीईआरटी ओपन किए? यस। हाँ 43 नंबर पेज पे है 2.6। इस सवाल में आप क्या क्या इंफॉर्मेशन पा रहे हैं, तो इसको पढ़िए सवाल को और बताइए कि क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है इस सवाल में। H2S, a toxic gas with rotten egg-like smell, is used for qualitative analysis. If the solubility of H2S in water at STP is 0.195 m, calculate Henry's law constant.
हम लोग को हेनरी लॉ कांस्टेंट पता करना है, तो ये बताइए कि इसमें सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है? इस सवाल में सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है? सर H2S सॉल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट। H2S सॉल्यूट और वाटर सॉल्वेंट, बहुत अच्छे। अब देखिए हम लोग को हेनरी लॉ कांस्टेंट कह रहा है, पूछ रहा है, तो थोड़ा सा ये बता दीजिए कि इसमें हेनरी लॉ कांस्टेंट के लिए हम लोग को KH कैलकुलेट करना है, और KH कैलकुलेट करने के लिए दो बातें पता होना चाहिए, एक तो प्रेशर ऑफ गैस और दूसरा मोल फ्रैक्शन। तो प्रेशर ऑफ गैस क्या दिया हुआ है इसमें? प्रेशर ऑफ गैस इसमें क्या दिया हुआ है इस सवाल में? प्रेशर ऑफ गैस इसमें क्या दिया हुआ है? सर प्रेशर तो नहीं दिया है। तो फिर कैसे तब कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि बिना प्रेशर के कैसे सवाल बनाया जाएगा? याद कीजिए, बेसिक क्लास में बताया गया था आपको कि एसटीपी होता है, एनटीपी होता है और एसएटीपी होता है। एसटीपी हो चाहे एनटीपी हो चाहे एसएटीपी हो, कांस्टेंट होता है उसमें प्रेशर और टेम्परेचर। याद आया? बेसिक क्लास में यस आपको ये बात बताया यस गया सर। था। तो एसटीपी कंडीशन पे देखिए, इस सवाल में बहुतों बार ऐसा होगा कि इंफॉर्मेशन आपको डायरेक्ट नहीं बोलेगा, कंडीशन लिख करके बोलेगा। जैसे ये सवाल में डायरेक्ट नहीं बोला है, उन्हें आपको कंडीशन दिया कि ऐसे ऐसे एसटीपी है, एसटीपी पे आपको क्या प्रेशर होता है, ये हम लोग को याद रखना पड़ेगा। तो एसटीपी पे क्या प्रेशर होता है, याद है? सर 1 बार। हाँ बिल्कुल सही है। और एनटीपी पे, यदि एनटीपी लिखा सवाल में तो? 1 ATM। हाँ बिल्कुल सही है। एसटीपी पे देखिए, हर कोई ध्यान रखिए ये बात, एसटीपी पे 1 बार प्रेशर होता है और एनटीपी पे 1 एटीएम। बहुतों बार ऐसा होगा कि आपको सवाल में सीधे कंडीशन बोल देगा कि ये ऐसे है। तो ये आप ध्यान रखिए कि स्टैंडर्ड का मतलब 1 बार होता है और नॉर्मल का मतलब 1 एटीएम होता है। ऐसे नॉर्मल कहा तो 1 एटीएम और स्टैंडर्ड कहा तो 1 बार। तो देखिए सवाल में हम लोग को पहला इंफॉर्मेशन एसटीपी से मालूम पड़ गया। अब ये सवाल समझिए, एसटीपी कह रहा है H2S इन वाटर, तो इसका मतलब एसटीपी पे चूंकि प्रेशर जो होता है वो तो 1 बार होता है, और ये प्रेशर किसकी वजह से होगा, H2S की वजह से कि वाटर की वजह से? इसमें कौन सा गैस है, H2S गैस है कि वाटर गैस है? H2S। बिल्कुल H2S, मतलब ये जो प्रेशर है वो H2S का है। तो प्रेशर ऑफ H2S हम लोग को 1 बार दिया हुआ है। अब KH पूछ रहा है कि क्या होगा, तो KH पता करने के लिए मोल फ्रैक्शन पता होना चाहिए, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी KH कैलकुलेट कर पाएंगे। तो मोल फ्रैक्शन पता करने के लिए एक इंफॉर्मेशन सवाल में आपको और दिया हुआ है, 0.195 स्मॉल m। तो 0.195 स्मॉल m दिया हुआ है, तो स्मॉल m को तोड़ करके आदित्य आप बताइए कैसे लिखते हैं? स्मॉल m का मतलब क्या होता है? स्मॉल m का मतलब क्या होता है? मोलरिटी। मोलारिटी की मोलालिटी? मोलालिटी। हाँ बिल्कुल सही, मोलालिटी होता है। अब मोलालिटी का मतलब क्या होता है? मोल पर लीटर की मोल पर किलोग्राम। मोल पर किलोग्राम। बहुत अच्छे। तो मोल पर किलोग्राम यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ऐसे, मोल पर किलोग्राम। अब ये बताइए कि ये मोल और ये पर किलोग्राम, ये मोल किसको बताता है, सॉल्यूट को कि सॉल्वेंट को? सॉल्यूट को बताता है कि सॉल्वेंट को बताता है? मोल, पहला जो मोल लिखा हुआ है, सॉल्यूट से। बिल्कुल ये सॉल्यूट को बताता है। और पर किलोग्राम किसको बताता है? सॉल्वेंट। बिल्कुल सही है, सॉल्वेंट। मतलब दो इंफॉर्मेशन तो हमको एक ही से मिल गया, एक तो सॉल्यूट मिल गया, किसका सॉल्यूट है कौन, H2S, और सॉल्वेंट कौन है, वाटर। तो दोनों इंफॉर्मेशन तो हम लोग को सामने लिखा हुआ है। हाँ भले ही ये डायरेक्ट नहीं बोल करके हमको एनालिसिस करके पता करना पड़ा, मतलब वो तो बार आपको सवाल में ये बातें समझनी पड़ेंगी कि हम तोड़े कैसे। आप तोड़िएगा, जैसे जैसे ये मतलब तोड़ना सीख लीजिएगा, आपको बनाना आसान होगा। जैसे कि देखिए दोनों इंफॉर्मेशन मिल गया, और यहां से अब इसको हम तोड़ करके अलग लिखेंगे कि मोल ऑफ H2S 0.195 है, लेकिन मोल ऑफ वाटर नहीं दिया हुआ है, मास ऑफ वाटर दिया हुआ है। मास ऑफ वाटर पर किलोग्राम दिया हुआ है, यानी कि 1 किलोग्राम।
तो मास ऑफ वाटर 1 किलोग्राम मीन्स 1000 ग्राम। तो जब मास ऑफ वाटर हमको दिया हुआ है तो इससे हम मोल पता कर लेंगे। तो मोल ऑफ वाटर हो जाएगा 1000/18 यानी कि 55.5। आई बात समझ में? अब आपको H2S का भी मोल मालूम है, वाटर का भी मोल मालूम है, और जब दोनों का मालूम है तो आप मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर देंगे। तो मोल फ्रैक्शन H2S का मोल फ्रैक्शन इक्वल टू हो जाएगा आपको ये मोल ऑफ H2S यानी कि 0.195 डिवाइडेड बाय टोटल मोल, तो 0.195 प्लस 55.5। अब ये सारा इंफॉर्मेशन इस फार्मूला में रख दीजिए, मतलब ये जो फार्मूला है इसमें हम लोग ये इंफॉर्मेशन रख देंगे। तो अब आगे क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे हेनरी लॉ का। बाय हेनरी लॉ प्रेशर ऑफ H2S इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। तो प्रेशर ऑफ H2S आप लोग को 1 बार दिया हुआ है और मोल फ्रैक्शन इतना आया। अब यहां से सॉल्व करके KH फाइंड आउट कर लेंगे। तो KH का यूनिट जो होगा वो आपको बार में ही होगा, ये बात समझे ना, क्योंकि ये तो मोल फ्रैक्शन है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। मतलब KH का वैल्यू जो होगा वो इतना बार होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किए 0.195 प्लस 55.5 ऊपर चला गया और नीचे आ गया आपको 0.195 और यूनिट क्या होगा, बार होगा। समझ गए? और एक बात तो वैसे ध्यान रखिए कि यूनिट ऑफ KH और यूनिट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस सेम होता है। मतलब यूनिट ऑफ KH इक्वल टू होगा यूनिट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। पार्शियल प्रेशर का जो यूनिट होगा वही आपको KH का यूनिट होगा किसी भी सवाल में, या उल्टा जो इसका यूनिट जो KH का यूनिट होगा वही पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस का यूनिट होगा। कोई कंफ्यूजन इसमें? ये समझ में आया? यदि किन्हीं को कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। समझ गए सर। इसमें किन्हीं को भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। नो सर। तो अगले सवाल पे चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले सवाल पे चलते हैं। टू 2.7 पे 2.7 चलिए चेक करते हैं। टू 2.7 में आपको हेनरी लॉ कांस्टेंट पहला लाइन पे दिया हुआ है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। यस सर। तो 2.7 देखिए इंटेक्स का, इंडेक्स 2.7। इसमें आपको सबसे पहले जो है ये आपको सवाल में सॉलिबिलिटी, ये हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर दिया हुआ है।
मतलब KH का वैल्यू दिया हुआ है, KH फॉर CO2 इन वाटर इक्वल टू दिया हुआ है आपको 1.67 इंटू 10 टू द पावर ये 8 पास्कल। उसके बाद दिया हुआ है 500 मिलीलीटर वाटर और 2.5 ATM CO2 का प्रेशर ऑफ CO2 2.5 ATM। देखिए ये दिया हुआ है पास्कल में, ये ATM में, दोनों सेम यूनिट है कि डिफरेंट? दोनों एक ही यूनिट है कि अलग अलग है? पास्कल और ATM सेम यूनिट होता है कि अलग होता है? सर अलग होता है। तो इक्वल टू करने के लिए क्या करते हैं? 1 ATM इक्वल टू कितना पास्कल होता है? 1.013 in 25 into 10 to the power 5. हाँ सही है। 1 ATM इक्वल टू, देखिए सही जवाब दिया। 1 ATM इक्वल टू होता है 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। तो हम लोग चाहे तो यहाँ बदल सकते हैं, चाहे यहाँ बदल सकते हैं, वो आप जहाँ बदलना चाहे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप जैसे यहाँ पे बदल दिए, प्रेशर ऑफ CO2 2.5 इंटू 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल हो जाएगा। ये प्रेशर ऑफ CO2 आ गया। अब आगे क्या करेंगे आप कि आपसे पूछ रहा है अमाउंट ऑफ CO2 क्या होगा। तो अमाउंट हम लोग मोल भी ले सकते हैं, मास भी ले सकते हैं। तो हम लोग मोल ही लेकर के चलते हैं। मान लीजिए कि लेट मोल ऑफ CO2 इक्वल टू ए या x जो भी मानना चाहिए, और यही हम लोग को कैलकुलेट करना है। मोल ऑफ CO2 कैलकुलेट करना है। आ रही बात समझ में? ये कैलकुलेट करना है। तो इसमें आपको 500 मिलीलीटर ऑफ वाटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन चाहिए। इन दोनों के बीच में रिलेशन में ये आता है कि प्रेशर ऑफ CO2 इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। तो मोल फ्रैक्शन पता करने के लिए वाटर का भी मोल चाहिए, लेकिन वाटर तो 500 मिलीलीटर दिया हुआ है। तो हम लोग डेंसिटी की मदद लेंगे। ध्यान रखिएगा कि ऐसे सवाल में जब इस तरह का सवाल हो, आप डेंसिटी की मदद लेते हैं। तो इसमें डेंसिटी जो होता है वाटर का, ये ध्यान रखिएगा। डेंसिटी ऑफ वाटर जो होगा वो 1 ग्राम पर मिलीलीटर होता है, यानी कि 1 ग्राम 1 मिलीलीटर। तो 500 मिलीलीटर कितना हो जाएगा? 500 ग्राम। ये बात समझ में आया कि नहीं? ये बात जो बोले हम अभी समझे कि नहीं? 500 मिलीलीटर है तो 1 ग्राम 1 मिलीलीटर, तो 500 ग्राम कितना हो जाएगा? 500 मिलीलीटर। मतलब जितना मिलीलीटर उतना ग्राम। तो आपको यहाँ पे 1 ग्राम 1 मिलीलीटर बोल रहा है, 500 मिलीलीटर है। तो इसीलिए इन दोनों से ये और ये इंफॉर्मेशन मिला करके हम लोग बोल सकते हैं। इसीलिए मास ऑफ वाटर इक्वल टू 500 ग्राम। अब मास से मोल कैलकुलेट करना है, तो मोल ऑफ वाटर इक्वल टू हो जाएगा 500 बाई 18। तो ये बताइए आप लोग में से, हाँ चलिए सिमरन आप बताइए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या लिखेंगे? ये मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, मोल ऑफ CO2 ये इतना है और मोल ऑफ वाटर इतना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 क्या लिखेंगे? सर मोल ऑफ CO2 बाय टोटल मोल। बहुत बढ़िया। मोल ऑफ CO2, तो मोल ऑफ CO2 कितना दिया हुआ है? ए। बिल्कुल। तो ए कहाँ लिखेंगे? सर न्यूमरेटर में। बिल्कुल। और फिर डिनोमिनेटर में? सर टोटल मोल ऐड कर। तो बताइए क्या लिखेंगे? सर ए प्लस 500 बाई 18। बिल्कुल। अब आगे भी बता दीजिए, आगे अब क्या करेंगे? हम लोग को ए पता करना है, उसके लिए आगे क्या करेंगे? सर डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे। नहीं नहीं, मतलब यहाँ से ये हमको थोड़ी मालूम है कि ये कैलकुलेट हो जाएगा। आगे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे कि ये कैलकुलेट हो जाए?
सर पहले वाले क्लास में सर एब्सेंट थे तो उसमें अच्छा, आप नहीं किए थे, चलिए समझ लीजिए। ये फॉर्मूला होता है प्रेशर ऑफ CO2 इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। आई बात समझ में? ये हेनरी लॉ का फॉर्मूला है। हेनरी लॉ का ये फॉर्मूला है बाय हेनरी लॉ। हेनरी लॉ कहता है कि प्रेशर ऑफ गैस बाय हेनरी लॉ, प्रेशर ऑफ गैस, तो प्रेशर ऑफ गैस यहाँ हम लोग का CO2 है, तो प्रेशर ऑफ CO2 इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। आई बात समझ में? तो प्रेशर ऑफ CO2 देखिए ये रहा, KH ये रहा और मोल फ्रैक्शन ये रहा, तीनों रख देंगे और ये कैलकुलेट कर लेंगे। आई बात समझ में? यस सर। यहाँ पे प्रेशर ऑफ CO2 की जगह पे हम लोग रखेंगे 2.5 इंटू 1.013 इंटू 10⁵ KH का वैल्यू भी मालूम है, ये रहा 1.67 इंटू 10⁸ और इंटू मोल फ्रैक्शन, तो A बाई A प्लस 500/18। बस यहाँ से ये कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें किन्हीं को कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, एक टेक्निक का इस्तेमाल कीजिएगा सवाल बनाते समय, वो सुन लीजिए टेक्निक क्या है। इसको इस तरह भेजिए, तो 2.5 इंटू 1.013 इंटू 10⁵ बाई 1.67 इंटू 10⁸ A बाई A प्लस 500/18। देखिए कंपेयर कीजिए 10⁵ और नीचे में है 10⁸, मतलब इसके कंपेयर में ये बहुत ज्यादा है, इसके कंपेयर में ये बहुत ज्यादा है, मतलब A से बहुत ज्यादा होगा। मतलब ऐसे हम इसको इस तरफ कंपेयर कर रहे हैं। देखिए एक टेक्निक बता रहे हैं, इसको आप आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इजिली जो है सॉल्व करने का क्या तरीका होगा, तो A के कंपेयर में A प्लस 500/18 बहुत बिगर है, मतलब A हमारा बहुत स्मॉल है। तो A जब बहुत स्मॉल है, A इज वेरी स्मॉल, तो आप क्या कर सकते हैं कि इस पूरे की जगह पे A प्लस 500/18 की जगह पे अप्रॉक्स में क्या लिख सकते हैं 500/18। ये बात समझ में आई? 500/18 लिख सकते हैं, मतलब यहां से A गायब कर दीजिए, फिर सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए। ये समझे कि नहीं, ये जो एनालिसिस किए, ये बात समझ में आया कि दोबारा रिपीट करें? बोलिए, ये जो यहाँ लिखे ये समझ में आया, कंफ्यूजन है कि रिपीट करें? सर आगे समझ में। तो वैसे एक बार फिर से बोल देते हैं, फिर से ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ 10⁵ है, यहाँ 10⁸ है, मतलब इसके कंपेयर में नीचे वाला वैल्यू जो है 1000 टाइम्स ज्यादा है, मतलब इसके कंपेयर में ये बहुत ज्यादा है। A बहुत स्मॉल है, मतलब इस एनालिसिस से पता चला कि A जो हमारा है वो बहुत छोटा है। तो आप लोग ये किया कि एडिशन में से A को हटा दिए, बचा क्या 500/18। तो 500/18 यहाँ रख करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। समझ गए ये? यस सर। अब इसमें स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। सर एक बार डेंसिटी ऑफ वाटर से बता दीजिए ना। डेंसिटी ऑफ वाटर फिक्स होता है, तो वैसे तो आप ये डायरेक्ट भी सोच सकते हैं और नहीं तो ऐसे सोच सकते हैं कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो हम लोग को मास पता करना है, तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो ये वाटर का डेंसिटी फिक्स होता है, ये आपको सवाल में नहीं दिया रहेगा, ये आपको मेमोराइज करना है, याद रखना है कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है वो हमेशा फिक्स होता है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर कभी चेंज नहीं करेगा, हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा 1 ग्राम पर मिलीलीटर। आई बात समझ में? तो ये 1 ग्राम पर मिलीलीटर हमेशा फिक्स है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है 500 मीटर, जैसा कि सवाल में दिया हुआ है। तो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम, तो मास इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी आपको इतना दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया हुआ है 500, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए,
मतलब सॉरी दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा 500 ग्राम। ये आपको सवाल में नहीं दिया रहेगा, ये मेमोराइज करना है आपको। हाँ सर समझ गया। और किन्हीं को कोई कंफ्यूजन इसमें? और किन्हीं को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। आगे बताए तो। चलिए अगला सब समझिए तब। देखिए बोर्ड में आपको एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ कभी कभी देखें पूछ दे रहा है, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। तो पहला जो इसका आपको पॉइंट याद रखना है एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ में कि कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक के केस में CO2 का मतलब ये CO2 डिजोल्व रहता है। कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक में CO2 डिजोल्व रहता है हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे। कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक में आपको ये CO2 डिजोल्व रहता है हाई प्रेशर पे, विच इज इन अकॉर्डेंस विथ हेनरी लॉ। मतलब पहला पॉइंट आपको इसमें याद रखना है कि इन केस ऑफ कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक CO2 is dissolved at a high pressure, which is in accordance with हेनरी लॉ। जो हेनरी लॉ के अकॉर्डेंस है, मतलब काफी ज्यादा प्रेशर पे जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा सॉलिबिलिटी होगा। तो ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा जो है केस ऑफ बेंड्स, ये स्कूबा डाइवर के साथ होता है। स्कूबा डाइवर क्या हो गया, समुद्र में पानी के नीचे जो जाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं समुद्री गोताखोर। मतलब जो इसका प्योर हिंदी वर्ड है वो ये है, मतलब गोताखोर जिसको बोलते हैं, मतलब स्कूबा डाइवर। तो जैसे जैसे स्कूबा डाइवर पानी में नीचे की ओर जाएगा प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? पानी में नीचे जाने पे प्रेशर बढ़ेगा। बढ़ेगा, बढ़ेगा बिल्कुल। सर। तो बढ़ने से सॉल्युबिलिटी, प्रेशर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ता है कि घटता है? प्रेशर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा या घटेगा? बताइए, प्रेशर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ता है या घटता है? बढ़ता है। बढ़ता है, बिल्कुल। तो सॉल्युबिलिटी जो होता है वो प्रेशर बढ़ने के साथ बढ़ता है। तो व्हेन स्कूबा डाइवर enter in sea water, then pressure increases, by which solubility of gas also increases, and more amount of gas dissolve in blood, और ज्यादा से ज्यादा गैस क्या होगा, ब्लड में डिसॉल्व होगा। अब जब वापस स्कूबा डाइवर सरफेस की तरफ आएगा, मतलब जब स्कूबा डाइवर अगेन सरफेस की तरफ आना शुरू करेगा तो होगा क्या कि प्रेशर धीरे धीरे
कम होगा तो जो डिजॉल्व गैसेस है, जो ज्यादा घुला था, वो क्या होगा, रिलीज करना शुरू करेगा। देखिए फिर से सुन लीजिए, जैसे स्कूबा डाइवर नीचे की ओर जा रहा है पानी में, नीचे की ओर जा रहा है सी वाटर में, तो प्रेशर जो है ग्रेजुअली क्या होगा, इंक्रीज करेगा, प्रेशर इंक्रीजेस। लेकिन वापस तो प्रेशर इंक्रीजेस तो सॉलिबिलिटी भी इंक्रीजेस, सॉलिबिलिटी भी बढ़ता चला जाएगा। और वापस जब मतलब कि सरफेस की तरफ लौटेगा तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, और प्रेशर डिक्रीज करेगा तो जो डिजॉल्व गैसेस है वो क्या होगा, रिलीज करना शुरू करेगा। तो रिलीज करना शुरू करेगा जब मतलब कि वापस जब सरफेस की तरफ आ रहा है, तब प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करना शुरू करेगा। तो जो डिजॉल्व गैसेस है वो रिलीज होगा, और रिलीज होगा तो वो क्या करेगा, बबल्स का फॉर्मेशन करेगा, और वो बबल जो होगा वो कैपिलरीज को ब्लॉक करेगा। मतलब आगे इसमें हम लोग को ये याद रखना है कि when a scuba diver again come toward surface, then pressure decreases and dissolved gas release. और डिजॉल्व गैस क्या होगा, रिलीज होना शुरू करेगा, which block capillaries, which block capillaries. Which is painful and dangerous. कोई बता सकते हैं कैपिलरीज क्या होता है, ये कैपिलरीज क्या होता है? कैपिलरीज को ब्लॉक करता है ये बबल, ये कैपिलरीज होता क्या है? Sir, बताइए। blood vessels. हाँ, वेन और आर्टरी को कनेक्ट करता है। Yes. कैपिलरीज जो होता है वो वेन और आर्टरी को कनेक्ट करता है। अब सिंपल सोचिए, ये पूरा घटना एक बार फिर से सुन लीजिए। आप जैसे जैसे पानी में नीचे की ओर जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। प्रेशर बढ़ा, ब्लड में ज्यादा गैस घुला, मतलब जो भी गैस है वो ज्यादा डिजोल्व हुआ। आप वापस जैसे जैसे सरफेस की तरफ आते हैं तो घुला हुआ गैस क्या होता है, रिलीज होना शुरू होता है, क्योंकि प्रेशर घटता चला जाता है। और प्रेशर घटेगा, आप वापस सरफेस की तरफ आ रहे हैं, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, और डिजोल्व गैस रिलीज होना शुरू हुआ। तो डिजोल्व गैस जब रिलीज होगा तो वो बबल्स का फॉर्मेशन करेगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि ब्लड का डेंसिटी ज्यादा होता है। तो लॉजिकल सोचिए कि अब जो बबल्स बना वो अब क्या करेगा कि जस्ट मतलब जो कैपिलरीज है, मतलब वेन और आर्टरी को जो कनेक्ट करता है उसको ब्लॉक करना शुरू करेगा। तो जैसे ही ब्लॉक करेगा, ब्लड सर्कुलेशन क्या होगा, अफेक्टेड होगा। जैसे कि आप देखते होंगे कि बारिश के दिनों में बहुत सारे चैम्बर जो होते हैं उसमें प्राय पोलोथीन वगैरह जो है अटक जाता है, उससे वाटर का सर्कुलेशन क्या होता है, रुक जाता है। सिंपल वही तो यहाँ यहाँ पे भी वो यहाँ पे भी वही चीज हो रहा है। जो बबल्स बन रहा है वो क्या कर रहा है, इस एक मिनट, डिजॉल्व गैस रिलीज विच फॉर्म बबल, विच फॉर्म बबल, जो बबल्स बनाएगा। And these bubbles block capillaries, which is
पेनफुल एंड डेंजरस फॉर लाइफ। अब इससे बचने के लिए स्कूबा डाइवर क्या करता है, तो अपने साथ ये आपको हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस का मिक्सर लेकर के जाता है। मतलब कि जो स्कूबा डाइवर, जो आप देखते होंगे टीवी पे बहुत बार देखे होंगे कि स्कूबा डाइवर के पीठ पे सिलेंडर रहता है, मतलब एक छोटा सा, आप डिस्कवरी वगैरह पे या फिर बहुत सारे मतलब कि ये टीवी शो वगैरह में देख सकते हैं कि स्कूबा डाइवर जैसे के ऊपर में पीठ पे एक सिलेंडर रहता है। तो वो सिलेंडर जो है वो नॉर्मल ऑक्सीजन नहीं है। जैसे वो सिलेंडर में हम लोग ये सोच लेते हैं कि नॉर्मल ऑक्सीजन होता होगा, क्योंकि उसको तो सांस लेने की जरूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है। उस सिलेंडर में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होता है, मिक्सर ऑफ गैस होता है। मतलब कि स्कूबा डाइवर इससे बचने के लिए, फॉर प्रिवेंशन ऑफ, और इसी को बेंड्स बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड बेंड्स। अब इससे बचने के लिए, फॉर प्रिवेंशन ऑफ कंडीशन ऑफ बेंड, स्कूबा डाइवर यूज मिक्सर ऑफ गैस, हीलियम। हीलियम आपको ये तकरीबन 11.7% रहता है। फिर नाइट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है वो आपको तकरीबन 32.1% रहता है। एंड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 56.2% रहता है। अब ये बताइए कि ये तीनों गैस जो है वो अलग अलग अमाउंट में है, तो इनकी वजह से जो प्रेशर डेवलप होगा वो सेम डेवलप होगा कि डिफरेंट डेवलप होगा? चलिए बताइए। तीनों गैस अलग अलग अमाउंट में है, तो इनकी वजह से प्रेशर जो है वो सेम डेवलप होगा कि डिफरेंट डेवलप होगा? बताइए। तीनों गैस का अमाउंट अलग अलग है, तो प्रेशर अलग अलग डेवलप होगा या सेम डेवलप होगा? चलिए आदर्श आप ही बताइए। आदर्श बताइए आप। तीनों गैस का Yes. अलग 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 अमाउंट है, तो प्रेशर सेम होगा कि डिफरेंट? डिफरेंट होगा सर। बिल्कुल डिफरेंट होगा। यही डिफरेंट प्रेशर क्या करता है, बैलेंस करता है। ये जो आप देखे तीनों अलग अलग गैस, इनका काम क्या होगा, प्रेशर को बैलेंस करना। प्रेशर को ये क्या करता है, बैलेंस करता है। और प्रेशर को बैलेंस करने की वजह से क्या होगा कि ये आपको जो बबल का फॉर्मेशन है उसको रोक करके रखता है। आई बात समझ में? ये डिफरेंट गैसेस क्या करता है, प्रेशर को बैलेंस करके रखता है हम लोग के बॉडी में, और बबल्स का फॉर्मेशन को रोकता है। बेंड्स पूरा समझ में आया कि रिपीट करें? तो एक बार फिर से सुन लीजिए। स्कूबा डाइवर जो होता है वो आपको जैसे जैसे डीपली इंटर करेगा, मतलब पानी में नीचे की तरफ जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ने से ब्लड में ज्यादा से ज्यादा आपको गैस घुलेगा, लेकिन वापस जब सरफेस की तरफ आने की कोशिश करेगा तो डिजॉल्व गैसेस क्या होगा, रिलीज होगा। और डिजॉल्व गैसेस जैसे ही रिलीज होगा तो वो बबल्स का फॉर्मेशन करेगा, और ये बबल्स कैपिलरीज को क्या करेगा, ब्लॉक करना शुरू करता है। कैपिलरीज को ब्लॉक करता चला जाता है, और इसी मेडिकल कंडीशन को हम लोग बेंड्स बोलते हैं। इससे बचने के लिए स्कूबा डाइवर क्या करता है, अपने साथ हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर लेके जाता है। आया समझ में? ये पूरा Yes, समझ में sir. आया? तो थोड़ा सा चलिए आप बताइए सालू, इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए जो अभी हम समझाएं। दोबारा आप लोग बताइए, चलिए एक्सप्लेन कीजिए। सर जब स्कूबा ड्राइव वो वाटर के अंदर इंटर करता है तो धीरे धीरे प्रेशर बढ़ने लग जाता है, लेकिन जब वो हाँ, ऊपर आता है तो प्रेशर धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाता है
हाँ, और ये जब वो प्रेशर अंदर गया, आराम से, ये प्रेशर किसकी वजह से आता है? सर वाटर की वजह से। हाँ बिल्कुल, वाटर की वजह से। तो अब प्रेशर जब घटेगा तो क्या होगा, सरफेस की तरफ जब आएगा तो घटेगा, तो होगा क्या? सर तो जब वो नीचे गया होगा तो उस टाइम उसके ब्लड के अंदर बहुत सारे गैसेस डिजॉल्व हो गए होंगे, तो जब वो ठीक ऊपर है। आने लगा तो वो गैसेस रिलीज होंगे बबल्स के फॉर्म में, और वो बबल्स उसके कैपिलरीज को ब्लॉक कर सकता है, जिससे कि मेडिकल कंडीशन डेवलप हो सकते हैं। हाँ, और इसी मेडिकल कंडीशन को क्या बोलते हैं? बेंड्स। बिल्कुल। और इससे बचने के लिए क्या इस्तेमाल करता है स्कूबा डाइवर? से वो मिक्सचर ऑफ गैसेस लेकर के जाते हैं सिलेंडर में, जिसमें हीलियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस होता है। बिल्कुल। और किसी को कोई इसमें ये पूछना है कुछ, केस ऑफ बेंड्स में पूछना है? तो देखिए, इसमें तीसरा और लास्ट जो एनालिसिस है वो ये, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद ये लास्ट तीसरा पॉइंट बता रहे हैं। तो थर्ड पॉइंट में तीसरा जो पॉइंट इसमें आपको याद रखना है वो केस ऑफ एनॉक्सिया है, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ में। तीसरा जो पॉइंट आपको याद रखना है वो है केस ऑफ एनॉक्सिया। एनॉक्सिया काफी ज्यादा ऊंचाई पे जाने पे होता है, मतलब हाई अल्टीट्यूड पे होता है, जहां प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। और प्रेशर कम होने से क्या होता है, तो ये आपको ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। और ऑक्सीजन का लेवल जैसा कि अभी आप सुनते होंगे कि ये मतलब जो अभी मेडिकल कंडीशन है इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर का मतलब काफी ज्यादा अभी कोरोना की वजह से मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर का काफी ज्यादा मतलब कि आपको क्राइसिस हो गया है, क्योंकि एक्चुअली में कोरोना क्या करता है कि ब्लड लेवल को मतलब ये ऑक्सीजन लेवल को बॉडी में कम करना शुरू कर देता है। तो यही चीज मतलब जस्ट सिमिलर चीज काफी ज्यादा ऊंचाई पे जाने पे होता है। तो काफी ज्यादा ऊंचाई पे आप यदि हिल क्लाइंबिंग वगैरह में जा रहे हैं तो वहां पे भी प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। तो कोरोना वाला तो अलग केस है, वो तो हम लोग का इंटरनली बॉडी में मतलब लंग्स में आपको ये मतलब इन्फेक्शन की कह सकते हैं कि क्रिएट करता है, जिस वजह से ऑक्सीजन कम होने लगता है बॉडी में, तो वो तो अलग चीज है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रेशर कम होने की। तो अब प्रेशर ज्यादा ऊंचाई पे जाने पे क्या होता है, जैसे जैसे आप जमीन से ऊंचे की तरफ जाइए, मतलब जैसे हिल क्लाइंबिंग वगैरह में, तो प्रेशर कम होता है। प्रेशर कम होगा तो ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो जाएगा, और ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो आपको मतलब ये बेचैनी होगा, बेहोश होने का ये सब टेंडेंसी आ जाता है। और इसी मेडिकल कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया। तो इससे बचने के लिए जो हिल क्लाइंबर सब होता है वो नॉर्मल ऑक्सीजन गैस लेकर के जाता है, मतलब वहां पे आपको नॉर्मल ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर वो रखता है वहां पे। वो कुछ मतलब ऐसा नहीं कि कुछ खास, जैसे भी बेंड्स में हम लोग देखें कुछ खास बात है, लेकिन एनॉक्सिया में ऐसा नहीं है। जो तीसरा केस एनॉक्सिया हिल क्लाइंबर के साथ होता है मेडिकल कंडीशन, उसमें वो सिंपल ऑक्सीजन गैस का लेकर सिलेंडर जाता है, क्योंकि उसको सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन का लेवल उसके बॉडी में जब कम होने लगता है तो वो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन लेकर के जाता है। बस समझे? तो एनॉक्सिया में और बेंड्स में फर्क है। बेंड्स में मिक्सर ऑफ गैस लेके जाता है, और एनॉक्सिया जो कंडीशन है जो हिल क्लाइंबर के साथ होता है उसमें वो सिंपल ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर लेके जाता है। मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं, थर्ड इसमें केस ऑफ बेंड्स, सॉरी केस ऑफ एनॉक्सिया, at high altitude pressure decreases by which oxygen less
amount of oxygen dissolved in blood and a person feel weakness and unable to think clearly, and this condition is called एनॉक्सिया। तो इससे बचने के लिए कुछ खास ऐसा नहीं है, सिंपल सा ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर, मतलब कि नॉर्मल मतलब जो है वो ऑक्सीजन लेकर के हिल क्लाइंबर सब अपने साथ जाता है। मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं कि कुछ खास मतलब कि ये आपको एनालिसिस है, सिंपल सा कि नॉर्मल ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर लेकर के जाएगा। बात समझे यहाँ तक? तो एक बार फिर से सुन लीजिए, ये हेनरी लॉ का मतलब लास्ट एनालिसिस था। वैसे एक एनालिसिस अभी और थोड़ा सा बता देते हैं। ये सॉलिबिलिटी ऑफ गैस लेकर के, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस जो होता है मतलब ये टेम्परेचर बढ़ने के साथ कम होता है। तो एक तो हम लोग पीछे देखें, दूसरा एक और एक्सप्लेनेशन है, इस सॉलिबिलिटी ऑफ गैस जो होता है मतलब डिसोल्यूशन ऑफ गैस एक्सोथर्मिक होता है। तो इसीलिए एक्सोथर्मिक होने की वजह से टेम्परेचर बढ़ने पे सॉलिबिलिटी घटता है। जैसे जैसे टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं सॉलिबिलिटी क्या होता है, घटता चला जाता है। बात समझे? तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? देखिए तीन बातें हम लोग देखें। कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक के केस में CO2 डिसॉल्व रहता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हाई प्रेशर पे। दूसरा हम लोग देखें केस ऑफ बेंड्स, और तीसरा देखें केस ऑफ एनॉक्सिया। यहाँ तक किन्हीं को कोई कंफ्यूजन? यहाँ तक जो एनालिसिस करवाया गया इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। No, sir. तो इसका एक लास्ट जो एनालिसिस है वो ये है कि बेहतर एक्वेटिक लाइफ ठंडे पानी में पॉसिबल होता है। बेटर एक्वेटिक लाइफ पॉसिबल इन कोल्ड वाटर इन कंपेयर टू वार्म वाटर, मतलब गर्म पानी के कंपेयर में ठंडे पानी में बेहतर एक्वेटिक लाइफ पॉसिबल है। मतलब बेहतर एक्वेटिक लाइफ जो पॉसिबल है वो ठंडे पानी में, क्योंकि ठंडे पानी में आपको ये ऑक्सीजन ज्यादा डिसॉल्व रहता है। तो उसके पीछे दो एक्सप्लेनेशन, जैसा कि एक तो मैथमेटिकल इक्वेशन बताए थे, और दूसरा एक्सप्लेनेशन ये भी बोल सकते हैं कि जब टेम्परेचर हम लोग, मतलब पिछला एक्सप्लेनेशन, एक तो पिछला ये जो पीछे मैथमेटिकल इक्वेशन बताए थे वो हो गया एक एक्सप्लेनेशन, और दूसरा एक्सप्लेनेशन जो है वो भी समझ लीजिए, दो एक्सप्लेनेशन है। तो इससे जुड़ा हुआ लास्ट एनालिसिस, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस, सॉलिबिलिटी जो है गैस का डिक्रीजेस with increase in temperature because, एक तो हम लोग कहेंगे हेनरी लॉ से, KH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और solubility ऑफ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH। इसीलिए इन दोनों में मतलब सॉलिडिटी ऑफ गैस और टेम्परेचर में इनवर्सली का रिलेशन होगा। तो एक तो ये एक्सप्लेनेशन है जो हम लोग पिछले क्लास में भी देखे थे,
और दूसरा एक्सप्लेनेशन है कि डिसोल्यूशन ऑफ गैस एक्सोथर्मिक होता है। देखिए, एक तो ये एक्सप्लेनेशन हुआ, ये हेनरी लॉ से, और इसका सेकंड एक्सप्लेनेशन है कि डिसोल्यूशन ऑफ गैस जो होता है डिसोल्यूशन ऑफ गैस वो एक्सोथर्मिक होता है। तो सेकंड एक्सप्लेनेशन है इसका, डिसोल्यूशन ऑफ गैस इज एक्सोथर्मिक। सो जैसा कि पहले भी बता चुके हैं, सो अकॉर्डिंग टू ली चार्टेरियल्स प्रिंसिपल, solubility decreases by increase in temperature, क्योंकि ये आपको एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक होने की वजह से जो सॉलिबिलिटी है वो घटेगा इंक्रीज इन टेम्परेचर होने पे। आई बात समझ में? देखिए, ये इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, सॉल्यूट गैसियस स्टेट में प्लस सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में प्रोड्यूस सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट में अब प्लस क्या होगा, हीट होगा, प्लस हम लोग ऐसे लिखेंगे हीट। तो अब इस तरफ हीट है, तो टेम्परेचर बढ़ने पे प्रोसेस किस तरफ शिफ्ट करेगा, इस तरफ की इस तरफ, मतलब प्रोसेस बैकवर्ड जाएगा या फॉरवर्ड जाएगा। हीट इधर इन्वॉल्व है, बताइए बताइए इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करने पे प्रोसेस किस तरफ शिफ्ट होगा, हीट की तरफ कि हीट से दूर की तरफ, मतलब किस तरफ ये प्रोसेस शिफ्ट होगा या इस तरफ, टेम्परेचर जब हम इंक्रीज कर रहे हैं। बताइए, टेम्परेचर बढ़ाने पे प्रोसेस किस तरफ शिफ्ट करेगा, सॉल्यूशन की तरफ या इस तरफ। इधर हीट इन्वॉल्व है, तो टेम्परेचर बढ़ा है तो हीट बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा है तो हीट बढ़ा, तो प्रोसेस किधर शिफ्ट होगा, इस तरफ ना। नहीं समझे? यस सर, सॉलिबिलिटी कम हो जाएगा। सॉलिबिलिटी कम हो जाएगा, बिल्कुल। जैसे हीट यहाँ है और टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं, यानी कि हीट बढ़ा रहे हैं, तो हीट बढ़ा रहे हैं तो जैसे ये रिवर्सिबल है, मतलब इस तरफ भी प्रोसेस हो रहा है, इस तरफ भी हो रहा है, तो डिपेंड करता है कंडीशन पे। हम यदि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, हीट इंक्रीज कर रहे हैं, तो प्रोसेस हमारा किस तरफ चला जाएगा, इस तरफ। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने पे प्रोसेस सॉलिड सॉल्वेंट की तरफ शिफ्ट हुआ। ये तो इससे पहले भी पढ़ा चुके हैं, क्या कंफ्यूजन है? ये तो पहले से भी बता चुके हैं। तो इस तरफ शिफ्ट होगा, यानी कि सॉलिबिलिटी क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। इसीलिए इस केस में क्या होगा, सॉलिबिलिटी डिक्रीज करेगा, मतलब कि सॉलिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस और टेम्परेचर में क्या रिलेशन आया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। सॉलिबिलिटी ऑफ गैस जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कंफ्यूजन है क्या? कंफ्यूजन है इसमें, कंफ्यूजन है कि नहीं को? नो सर। तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस और टेम्परेचर में इनवर्सली का रिलेशन है, इसका हमने दो एक्सप्लेनेशन दिया। एक तो ये, और ये ध्यान रखिएगा ये इंपोर्टेंट केस है, मतलब आपको, मतलब ये जो एनालिसिस बताए हैं ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट फैक्ट है। इंपोर्टेंट फैक्ट इसीलिए क्योंकि आपको, हाँ, ये पूछता कैसे है, तो जैसे हम डायरेक्ट लिखे हैं वैसे नहीं पूछता है, पूछेगा आपको कि बेहतर एक्वेटिक लाइफ, बेटर एक्वेटिक लाइफ पॉसिबल इन कोल्ड वाटर, वाई। तो ये बताइए, चलिए आप बताइए अंकिता कि एक्वेटिक लाइफ के लिए क्या पॉसिबल होता है, वाटर में कौन से गैस का डिसॉल्व होना एक्वेटिक लाइफ को बेटर करेगा।
वाटर में कौन सा गैस डिसॉल्व रहेगा ताकि बेहतर एक्वेटिक लाइफ, मतलब कि एक्वेटिक लाइफ के लिए सही है, या एक्वेटिक लाइफ किस गैस पे डिपेंड करता है? वाटर में कौन से गैस जो डिसॉल्व होता है उस पर डिपेंड करता है? सवाल समझ रहे हैं कि नहीं मेरी? सर नहीं पता ठीक। ऑक्सीजन पे। हाँ वो तो अच्छा ठीक है। बस वही तो पूछ ही रहे थे, और क्या, इसमें कुछ नया हाँ थोड़ी है। तो ओके। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है वो मतलब कि कैसे क्या वेरिएशन होगा? ऑक्सीजन का डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक ही होगा या कुछ और होगा? ऑक्सीजन का डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक ही होगा या कुछ स्पेशल केस होगा? तो सर कोई अलग केस होगा? नहीं, नहीं होगा। सुन लीजिए ध्यान से, कोई अलग केस नहीं होगा। जैसे ये जो एनालिसिस बताए हैं वो हर गैस पे लागू नहीं, तो हम यहाँ बोल नहीं देते कि ये एक स्पेशल केस है, ये एक स्पेशल केस है, तब फिर हम ऐसा बोल देते। तो आप ध्यान रखिएगा, बाकी सब भी इस बात को, कि ये आपको हर गैस पे लागू होगा, मतलब हर गैस पे। तो खैर वैसे हम लोग को तो एक्वेटिक लाइफ को मतलब है ऑक्सीजन से, बाकी से तो मतलब है नहीं। ऑक्सीजन से मतलब है, ऑक्सीजन जितना ज्यादा घुला रहेगा सॉल्युबिलिटी उतना ज्यादा होगा। कोई कंफ्यूजन की नहीं को? ये पूरा समझ में आया? एक्सरसाइज का 26, 27, 28 एंड 29 एंड 30 बना लिए थे क्या? एनसीईआरटी ओपन कीजिए तो पेज, एक्सरसाइज ओपन कीजिए, 26, 27, 28 एंड 29 एंड 30 बना लिए थे? ये इससे पहले बनाने के लिए कहा गया था 26, 27, 28, 29 एंड 30। No, sir. तो 26 सबसे पहले देखिए, 26 बन जाएगा, 26 बन जाएगा कि बता दें? मोलालिटी पूछ रहा है, 92 ग्राम Na प्लस है पर किलोग्राम ऑफ वाटर में, और मोलालिटी हम लोग को पूछ रहा है, तो मोलालिटी क्या होता है? मोलालिटी ये पूछ रहा है तो ये बन जाएगा कि बता दें? मोलालिटी मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल ऑफ सॉल्यूट आपको 92 ग्राम दिया हुआ है, उससे पता कर लेंगे। Na का मोलर मास हो जाएगा 23, तो 92/23 और डिवाइडेड बाय 1 किलोग्राम। कोई कंफ्यूजन इसमें 26 में? नो चलिए 26 के बाद 27, आप रुक जाइए, 27 तो बताना पड़ेगा। 28, 29 और 30 पढ़ लीजिए। पहले 28, 29 और 30 चेक कर लीजिए, या किन्हीं को पूछना है तीनों में से। हाँ, 29 में लास्ट लाइन ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी सामने है ना। 29 में लास्ट जो लिखा हुआ है, कैलकुलेट द मास ऑफ 1.5 के बाद इनटू है, माइनस नहीं है। 1.5 के बाद इनटू है 10⁻³ आई बात समझ में? वहां माइनस नहीं है, वो 1.5 इंटू 10⁻³ है, इनटू है, मल्टीप्लाई है। तो आपसे ये 28, 29 और 30 जो है वो आप पढ़िए पहले, 28, 29 एंड 30। और देख लीजिए, पूछना है उस मतलब ये तीनों में से तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर 27 बताए, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाला केस। पूछना है
सर 29 बता दीजिएगा। 29 में सुन लीजिए, कोशिश कीजिएगा बनाने का, हम बता देते हैं इसका एनालिसिस। नेलोरफिन का आपको मास पूछ रहा है, तो मतलब इसमें ये सॉरी नेलोरफिन का मास नहीं, सॉल्यूशन का मास पूछ रहा है। तो आप करेंगे क्या, मोलालिटी दिया हुआ है, तो मोलालिटी होता है मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल ऑफ सॉल्यूट के लिए आपको मास ऑफ सॉल्यूट 1.5 मिलीग्राम दिया हुआ है, 1.5 मिलीग्राम दिया हुआ है। और मोलर मास के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, फॉर्मूला लिखा हुआ है ना C19। यस सर। तो ये 1.5 जैसे मोलालिटी हो गया आपको 1.5 इंटू 10⁻³ और ये मोलालिटी हो गया। अब मोलालिटी होता है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्यूट आपको 1.5 मिलीग्राम दिया हुआ है, तो -3 डिवाइडेड बाय मोलर मास नेलोरफिन का यहाँ लिख दीजिए और इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके मास ऑफ सॉल्वेंट पता कर लीजिए, बात समझे। यस सर। ये मास ऑफ सॉल्यूट हो गया, ये मोलालिटी हो गया, और नेलोरफिन का मोलर मास नीचे लिख देंगे, ओके। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे। और उस ऊपर का 2 सवाल में सॉल्यूटिव प्रोडक्ट तो समझा दे रहे हैं, सॉल्यूटिव प्रोडक्ट होता है आपको क्या समझा देते हैं। देखिए पूरा कॉन्सेप्ट ही समझ लीजिए। ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता क्या है, 11th में पढ़ना था, ये आपको इक्विलिब्रियम चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। 11th इक्विलिब्रियम का ये लास्ट टॉपिक था। KSP से डिनोट करते हैं, KSP नीचे की तरफ। तो ये होता क्या है सुन लीजिए। When solid salt dissolve in water to produce saturated solution, then process is reversible and equilibrium is possible। प्रोसेस रिवर्सिबल होगा और इक्विलिब्रियम पॉसिबल होगा, आई बात समझ में। और इस समय मतलब इस केस में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसी को सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोलते हैं। इन दिस केस वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट is called solubility product, KSP। पहली बात। दूसरी बात, इस केस में जो कंसंट्रेशन होगा, मतलब जो कंसंट्रेशन या मोलारिटी जो होगा केटायन और एनायन का, वो सेम होगा। मतलब एक तो ये आपको याद रखना है, दूसरा इसमें जो एनालिसिस आपको याद रखना है कि इस केस में कंसंट्रेशन या मोलारिटी जो केटायन और एनायन का होगा वो सेम होगा। मतलब सेकंड आपको याद रखना है कि इन दिस केस कंसंट्रेशन और मोलारिटी ऑफ केटायन एंड एनायन आर सेम। कंसंट्रेशन और मोलारिटी ऑफ केटायन एंड एनायन क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा। बात समझे। अब देखिए, अब सवाल पे आइए। जैसे आपका सवाल है 2.27 जिसमें KSP दिया हुआ है CUS का, ये 2.27 NCERT एक्सरसाइज का KSP फॉर CUS कॉपर सल्फाइड दिया हुआ है आपको 6 × 10⁻⁻16।
बात समझे? तो ऊपर क्या लिखे हैं कि इसको हम लोग जब ये डिसॉल्व करें वाटर में, मतलब कि CuS को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तभी सॉलिडिटी प्रोडक्ट आएगा। तो सबसे पहली बात तो CuS को वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं, ये सॉलिड है, तो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद रिवर्सिबल नेचर का होगा और Cu2 प्लस एक्वस और S2 माइनस एक्वस। बस समझे? अब यहाँ पे इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो उसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट साइड कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट साइड कंसंट्रेशन। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बिगर ब्रैकेट में Cu2 प्लस, इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन, बिगर ब्रैकेट में आप जब ये CO2 प्लस लिखते हैं तो ध्यान से सुनिए, इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन या मोलारिटी। इसी तरह से S2 माइनस, नीचे में ये सॉलिड और इनटू वाटर, मतलब CuS सॉलिड इनटू वाटर। अब सॉलिड स्पेसिस और वाटर का कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है, ये दोनों कांस्टेंट होता है। मतलब आगे इसमें आपको याद रखना है, सॉलिड एंड वाटर हैज कांस्टेंट और 1m कंसंट्रेशन। गौर से सुनिए क्या बोल रहे हैं, मतलब कोई यदि सॉलिड है, ये याद रखिएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी जरूरत पड़ेगा, मतलब आगे अगला जो चैप्टर है वहां पे भी इस कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ता है कि यदि कोई सॉलिड में है या फिर आपको वाटर है, मतलब दोनों का कंसंट्रेशन 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये 1 1 रख दीजिए। दूसरी बात, अभी यहाँ क्या लिखे हैं कि केटायन और एनायन का सेम होता है, मतलब जो Cu2 प्लस का होगा वही S2 माइनस का, मतलब Cu2 प्लस इक्वल टू S2 माइनस इक्वल टू X मान लीजिए कि X के बराबर। आई बात समझ में? इसको हम लोग X मान लिए और यहाँ अब रख देते हैं KSP इक्वल टू X इंटू X, इस इक्वेशन में सब रख दिए। मतलब ये जो इक्वेशन यहाँ लिखे थे, यहाँ पे इसको दोबारा लिख रहे हैं, CuS सॉलिड है इनटू वाटर। तो KSP का वैल्यू आपको इतना दिया हुआ है 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16। Cu2 प्लस और S2 माइनस X के बराबर माने, यानी कि X इंटू X डिवाइडेड बाई ये 1 हो गया इंटू 1, इसीलिए X क्या हो जाएगा रूट अंडर 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16। फिर से सुन लीजिए, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो होता है वो आपको मतलब होता है सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट को KSP से डिनोट करते हैं। और इस केस में पहली बात तो सॉलिड का कंसंट्रेशन 1 हो जाएगा, दूसरी बात कि ये केटायन और एनायन का कंसंट्रेशन सेम होता है। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा। वैसे तो ये 11th में ही पढ़ना था, लेकिन आप यहाँ पे ये सब बातें ध्यान रखिए कि सॉलिड में हो तो उसका कंसंट्रेशन 1 कंसीडर होता है। अब बोलिए इसमें कोई कंफ्यूजन? इसमें किन्हीं को कंफ्यूजन है तो पूछिए। फिर अब बाकी का जो 2 सवाल बचा वो आप खुद से बनाइएगा। अगले क्लास में हम लोग रॉड ड्रॉ शुरू करेंगे। आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, पिछले टॉपिक में या फिर आज जो पढ़ाया गया इसमें कहीं कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। इससे आगे का टॉपिक अगले क्लास में बताएंगे, रॉड्स लॉ। कोई कंफ्यूजन नहीं सर।
कुछ पूछ रहे हैं किन्हीं को और? तो फिर इसे आगे अगले क्लास में स्क्रीनशॉट ले लिए। Yes.